हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को लेके, जो कि रीट का ही मॉडल होगा। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं पार्ट की अगर बात करें तो CDP। ओके, और ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो कि रीट का एग्ज़ाम का डेट आपको अनाउंस कर दिया है। 27 और 28 फरवरी 2025 को कराया जाएगा। 3 पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन लेके CDP का। तो आज का रहा ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा भाग 1, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। देखिएगा, निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ओके, आइए, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक यहाँ खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी कह रहा है कि अपेक्षाओं का एक स्वरूप स्तर रखने, सी कह रहा है कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार का अपेक्षाएं न रखने, और डी कह रहा है कि विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं तो पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए। ओके, तो दिया है कि अगर हम बात करें तो आगे भी इसमें कुछ पॉइंट है कि एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनसे अधिगम को संवर्धित, संपोषित व संशोधित करना चाहिए। तो ये 3 वर्ड याद रखिएगा कि अधिगम को संवर्धित, संपोषित व संशोधित करना चाहिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें बोला है कि विकास शुरू होता है। तो विकास कब शुरू होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था से, बी कह रहा है कि प्रसर पूर्व अवस्था से, सी कह रहा है कि शैशवा अवस्था से, और डी कह रहा है कि पूर्व बाल्य अवस्था से। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकास शुरू होता है कब से, तो प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा इसमें भी कि शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह, कितना, प्रसव से 4 माह पहले शुरू हो जाता है और यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है। कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था, भ्रूण चरण। तो ये 3 चरणों में होता है। ओके, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है थर्ड, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता, और यहाँ पे खाली स्थान, कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि, बी कह रहा है कि प्राकृतिक बुद्धि, सी कह रही है कि भाषा बुद्धि, डी कह रहा है कि स्थानिक बुद्धि। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बुद्धि। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि मनोवैज्ञानिक बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता को प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, या कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक बुद्धि। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि अधिकांशतः व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिपादक सिद्धांत का आधार है। क्या आधार है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुद्धि और जातीय विभिन्नता, बी कह रहा है कि बुद्धि के विवरण, सी कह रहा है कि बुद्धि की वृद्धि, और डी कह रहा है कि बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बुद्धि के विवरण। क्या हो जाएगा? बुद्धि के वितरण। ओके, देखिएगा बड़े ही ध्यान से।
अगर हम बात करते हैं तो मानव बुद्धि का विकास उसके वंशाक्रम व वातावरण की औसत होती है, जो वातावरण के साथ उसके समायोजन को दर्शाता है। जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के विवरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गहन प्रतियोगिता होती है, बी कह रहा है कि उच्च नैतिक विकास होता है, सी कह रहा है कि समूहों में द्वंद्व होता है और डी कह रहा है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकास होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ओके, आगे चलिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या कह रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बी कह रहा है कि अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी कह रहा है कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और डी कह रहा है कि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब हमें सीखने में कोई भी सीखने में अगर कोई भी हमारा पक्ष जो है कि हमारा पहलू है उसको अगर प्रभावित नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम शून्य मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? शून्य मान के चलेंगे। तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। ओके, इज द राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। क्या है चिंतन? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संज्ञानात्मक गतिविधि है, बी कह रहा है कि मनोगतिक प्रक्रिया है, सी कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक परिघटना है और डी कह रहा है कि भावनात्मक व्यवहार है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिंतन। क्या है? तो चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद ही हम क्या करते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ओके, तो इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है, इनमें अनुभव, कल्पनाओं, सूचनाओं का मिश्रण होता है। यह एक नया रूप ग्रहण करता है, इसीलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, बी कह रहा है कि मुख्य रूप से शिक्षक से, सी कह रहा है कि वैयक्तिक रूप से और डी कह रहा है कि समूहों में। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वैयक्तिक रूप से। किससे? वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 9 है कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पियाजे के अधिगम के क्या बोला है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रत्यय, बी कह रहा है कि समायोजन, सी कह रहा है कि समावेशन और डी कह रहा है कि स्कीमा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्कीमा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया उसके द्वारा संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इज द करेक्ट ऑप्शन डी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ही ध्यान से देखिएगा,
एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान प्राप्त के साथ जोड़ सकें। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। क्या बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पुनर्वलन, बी कह रहा है कि ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, सी कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता और डी कह रहा है कि शिक्षार्थी स्वायत्तता। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, क्या हो जाएगा? ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान संबंधित है। किससे संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मॉडलिंग, बी कह रहा है अनुकरण, सी कह रहा है कि अपसारी चिंतन और डी कह रहा है कि अपसारी चिंतन बहुविधि। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपसारी बहुविधि चिंतन। ओके, अपसारी होगा, अभिसारी नहीं होगा, अपसारी होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी खाली स्थान के रूप में अभिप्रेरित है। किसके रूप में? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैयक्तिक, बी कह रहा है कि अनुभविक, सी कह रहा है आंतरिक, डी कह रहा है कि बाह्य। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंतरिक। क्या हो जाएगा? आंतरिक। ओके, देखिएगा अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 व्यवहार का करना पक्ष या खाली स्थान में आता है तो व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सीखने की गति कोग्निटिव क्षेत्र, बी कह रहा है कि सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी कह रहा है कि सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी कह रहा है कि सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कोग्निटिव क्षेत्र हो जाएगा, सीखने के गतिक। ओके, आगे देखिएगा क्या है कि व्यवहार करना सीखने के शारीरिक गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृढ़करण आदि आते हैं। इसके माध्यम से ही व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार करना हमें व्यवहार करना आता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी कह रहा है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी कह रहा है कि विद्यालय का नाम रोशन करने और डी कह रहा है कि अभिभावकों को संतुष्ट करने। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के अनेक स्तर की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह योजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी कह रहा है कि मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी कह रहा है कि भाषा निर्देश अधिगम, डी कह रहा है कि प्रतियोगिता अधिगम आधारित। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि
बड़े ध्यान से देखिएगा, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित करती है तो वह, ओके, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। बी कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। सी कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं। डी कह रहा है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभव तनाव बढ़ा रही हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा, जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि कराती हैं तो वह समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। अगर हम बात करें तो यह एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की प्रस्तुति की गई है। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वे शिक्षक को आराम देते हैं। बी कह रहा है कि के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। सी कह रहा है कि वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। और डी कह रहा है कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अधिकतम इंद्रियों का, सॉरी माफ करिएगा, इसमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करके सीखने को संवर्धित करता है। ओके, आगे देखिएगा, इसीलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इसे संवर्धित व पुष्ट होता है। क्या होता है, इससे अधिगम संवर्धित व पुष्ट होता है। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बड़े ही ध्यान से देखिएगा, दिया है कि कोहलर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सहयोग की नैतिकता। बी कह रहा है नैतिक तर्कणा। सी कह रहा है कि नैतिक यथार्थवाद। और डी कह रहा है कि नैतिक दुविधा। अगर हम बात करें तो कोहलर के अनुसार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इज द राइट ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, चलिए आगे देख लीजिएगा क्या कि कोहलर के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतः आत्मा, क्या है, अंतः आत्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतर आत्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बड़े ही ध्यान से कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंड को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता आवश्यकता है। तो आगे हम देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि भावनात्मक क्षेत्र। बी कह रहा है कि उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। सी कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। और डी कह रहा है कि मनोगद्यात्मक क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, भावनात्मक क्षेत्र। क्या हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र। देखिएगा, जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है, क्या करता है, उद्दंडता करता है एवं विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को भावनात्मक, क्या है,
भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही सॉरी माफ करिएगा, 20 में क्या कह रहा है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दुश्चिता, सी कह रहा है कि समाजीकरण, सी कह रहा है कि मूल्य द्वंद्व और डी कह रहा है कि आक्रामकता। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समाजीकरण। क्या हो जाएगा? समाजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालय उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, ऑप्शन नंबर कह रहा है ए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी कह रहा है कि केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी कह रहा है कि जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। और डी कह रहा है कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधित कारक है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आँखों का रंग, बी कह रहा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी कह रहा है कि समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति और डी कह रहा है कि चिंतन पैटर्न। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आँखों का रंग। क्या हो जाएगा? आँखों का रंग। ओके, दिया है कि अनुवांशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण जाते हैं, जैसे आँखों का रंग अनुवांशिकता के लक्षण के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि इस समय महाकुंभ, जो कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, उसमें हम लोग देखे होंगे मोनालिसा को। ओके, जो उसकी आंखों का कलर है ना, वो उसके माता पिता, क्योंकि बस सिर्फ उसी की आंख का वो कलर थोड़ी था, उसके माता पिता, भाई बहन, वो सब लोगों का कलर जो था वैसा ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन हो गई? तो मोनालिसा। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बड़े ही प्यारा क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करनी है बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, सी कह रहा है उनके ज्ञान की सीमा, डी कह रहा है कि आवश्यक उपचारात्मक युक्ति। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। ओके, क्या हो जाएगा? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 24, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता, बी कह रहा है कि अंतः संबंध, सी कह रहा है कि निरंतरता और डी कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या हो जाएगा? वैयक्तिक विभिन्नता। देखिएगा बोला है कि यदि कोई
शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि दूसरा शिक्षार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेता है, तो इस प्रकार के लक्षण को वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पौष्टिक की गुणवत्ता, बी कह रहा है कि सांस्कृतिक, सी कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता और डी कह रहा है कि शारीरिक गठन। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, शारीरिक गठन। क्या हो जाएगा? शारीरिक गठन। ओके, क्योंकि शारीरिक गठन का विकास जो होता है जैविकीय कारक से होता है। किससे होता है? जैविकीय कारक से होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चा कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी कह रहा है कि प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता और डी कह रहा है कि खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरों के साथ संप्रेषण तथा सूचना को बांटने में अक्षमता। ओके, आगे क्या इसमें बोला है देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आगे है कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 बड़े ही ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सुनने, बी कह रहा है पढ़ने, सी कह रहा है बोलने, डी कह रहा है सुनने व बोलने। अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पढ़ने से। किससे संबंधित है? पढ़ने से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसलेक्सिया जो रोग होता है इसमें आप देखेंगे मुख्यतः बालक को वो जो बनावट होती है शब्द का या अक्षर का जो बनावट होता है उसमें वह अंतर नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो चीज़ लिखता है तो उसी में द्वंद्व के कारण उल्टा सीधा लिख देता है। कभी कभी देखेंगे उसमें न बनाएगा लेकिन उसको प हो जाएगा, प और फ में वो अंतर नहीं कर पाएगा, प और य में अंतर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं अक्षरों में तो वो क्या करेगा, उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और जो किस रोग से संबंधित है या किस समस्या से संबंधित है? तो पढ़ने के समस्या से संबंधित है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाते हैं जब, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी कह रहा है कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी कह रहा है कि उन्हें अन्य परीक्षार्थियों से अलग किया जाए, डी कह रहा है कि वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका समाजीकरण की जब भी बात आएगी तो आप जितने लोगों के साथ जुड़ेंगे आपका समाजीकरण उतना ही प्रबल होता नजर आएगा। तो और उसी क्रम में ये भी होता है कि जितने आप विद्यार्थियों से संपर्क में आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें आपको आ रही है लेकिन आप उसको भूल जा रहे हैं, लेकिन ठीक वही किसी विद्यार्थी से आप ही मिले और वो उस चीज़ को इतना अच्छे से आपको समझा दिया कि उतना अच्छे से आपको टीचर ना समझा पाए, तो वो चीज़ें क्या होती है कि हमें याद आ गया। तो जब तक हम ऐसे करके सामूहिक में जुड़ेंगे नहीं या फिर अन्य विद्यार्थियों के साथ जुड़ेंगे नहीं तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट तो हमारे ही पास है, लेकिन अन्य दूसरे लोगों का भी कॉन्सेप्ट हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है किससे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लैंगिक समानता, बी कह रहा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व, सी कह रहा है कि लैंगिक
पूर्वाग्रह और डी कह रहा है कि लैंगिक संवेदनशीलता। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। आगे देखिएगा, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आगे देखिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी कह रहा है कि संवेदीय प्रेरक चरण और डी कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, संवेदीय चरण। क्या है, संवेदीय प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा क्या बोला गया है कि संवेदीय प्रेषक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, तो वस्तु को क्या करते हैं, वो स्थिर मानते हैं। क्या करते हैं, स्थिर मानते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं, कितने क्वेश्चन आप इसमें सही किए हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और एग्ज़ाम का ये अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है क्योंकि आपका 27 और 28 तारीख को 3 पालियों में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसलिए आप जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस सेट को ही ध्यान दें क्योंकि अब आपने जितना पढ़ा है वो आपके लिए इनफ है। ओके, तो ज़्यादा अब सिलेबस के पीछे ना भागे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।